जब आदमी राष्ट्रपति की सुरक्षा कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि पास के पुलिसकर्मी का बंदूक का खोल खुल गया है। इससे उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने देखा कि दूसरे पक्ष का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, इसलिए उसने अस्थायी रूप से अपनी सतर्कता कम कर दी। फिर वो घटनास्थल का निरीक्षण करने लगा। अनजाने में उसने हवा में लहराती पीली रिबन देखी तो उसे फिर से खतरे का एहसास हुआ। हालांकि ये राष्ट्रपति के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए था, लेकिन आर्थर जानता था कि ये एक स्नाइपर द्वारा हवा की दिशा का परीक्षण करने का संकेत भी हो सकता है। इसलिए उसने कर्नल को तुरंत पहले से तय स्नाइपर पॉइंट पर जाकर हत्यारे को पकड़ने के लिए कह दिया। कर्नल ने कहा कि सारी तैयारी हो चुकी है और सुरक्षा कर्मी निर्धारित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। तभी आर्थर ने अचानक देखा कि हॉल में हवा लगभग स्थिर हो गई थी। तब तक आर्थर को समझ आ गया था कि ये उसके खिलाफ एक साजिश थी, इसलिए उसने तुरंत खिड़की से छलांग लगा दी और भाग गया। लेकिन पीछा करने वाले एक दुष्ट ने उसे फिर से एक गोली मार दी, जिससे वो सीधे दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। हालांकि उसका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन आर्थर जानता था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाया था कि पुलिसकर्मी चार्ली से टकरा गया। आर्थर ने जल्दबाजी में कहा कि राष्ट्रपति को उसने नहीं मारा था। फिर चार्ली के असावधान होते ही उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया और उसकी बंदूक और कार की चाबी ले ली। आर्थर ने फिर से कहा कि उसे फंसाया गया है और उसने राष्ट्रपति को नहीं मारा है। फिर वो तुरंत गाड़ी चलाकर यहाँ से निकल गया। लेकिन इस समय सभी ने आर्थर को हत्यारा मान लिया था। पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजकर उसे पकड़ने की तैयारी कर ली थी। आर्थर को भी अपनी स्थिति का एहसास हुआ, इसलिए उसने तुरंत गाड़ी को कार वॉश में घुसा दिया। कार धोने के दौरान आर्थर पिछली सीट पर जाकर अपने जख्मों का इलाज करने लगा। पहले उसने चाकू निकालकर सीट फाड़ दी, फिर डिग्गी से फर्स्ट एड किट निकालकर खून रोकने लगा। साधारण पट्टी बांधने के बाद वो फिर से गाड़ी चलाकर भाग गया। लेकिन पुलिस को आर्थर की गाड़ी का पता चल चुका था और उन्होंने तुरंत उसका पता लगाकर उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि आर्थर का गाड़ी चलाने का कौशल बहुत अच्छा था, लेकिन पुलिस की गाड़ियां बहुत ज्यादा थी और अंततः उसे एक पुल के नीचे घेर लिया गया। सामने ज्यादा से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां देखकर आर्थर ने बिना किसी झिझक के तुरंत गाड़ी को पीछे की ओर मोड़ दिया और बैरिकेड तोड़कर सफलतापूर्वक गाड़ी को पानी में घुसा दिया। जब पुलिस को गाड़ी मिली तब तक आर्थर गायब हो चुका था। एक मालवाहक जहाज की मदद से वो अस्थायी रूप से पुलिस के घेरे से बच गया, लेकिन आर्थर ने फिर भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। वो जानता था कि इस समय पुलिस का ध्यान पानी पर था। यहाँ से भागने के लिए उसे जल्दबाजी करनी होगी, इसलिए उसने तुरंत एक गाड़ी चुरा ली और फिर तेजी से गाड़ी चलाकर निकल गया। वास्तव में पुलिस का लक्ष्य पानी पर था और आर्थर अंततः शहर से सफलतापूर्वक भाग गया। वो एक छोटे से शहर में आया। इस समय उसका शरीर बहुत कमजोर था और उसे जल्द से जल्द अपने जख्मों का इलाज करना था। लेकिन जैसे ही वो सुपरमार्केट के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि वो टीवी पर आ रहा था। लाचार होकर आर्थर सुपरमार्केट के पीछे चला गया और वहाँ का बिजली का बक्सा ढूंढ लिया। उसने उसमें से सर्किट काट दिया। फिर वो सुइया और एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं खरीदने के लिए वापस चला गया। रात के अंधेरे में कैशियर उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। फिर आर्थर एक कार रिपेयर की दुकान पर आया। चारों ओर कोई नहीं देखकर उसने इंजन का हुड खोला और उसमें से तेल का पाइप निकाल दिया। फिर वो अंदर कमरे में जाकर अपने जख्मों का इलाज करने लगा। तेल के पाइप की मदद से आर्थर ने सफलतापूर्वक खुद को एंटी इंफ्लेमेटरी दवा दी। थोड़ी ताकत वापस आने के बाद उसने खुद को थोड़ा भेस बदला। फिर वो फिर से गाड़ी चलाकर निकल गया। रात भर भागने के बाद वो अंततः अपनी मंजिल पर पहुंचा और अपनी पूर्व प्रेमिका के घर आया। आर्थर को देखकर सोफी तुरंत घबरा गई। उसने भी खबरों में देखा था। हालांकि दोनों के बीच गहरा प्यार था, इसलिए उसने अंततः दरवाजा खोला और आर्थर को अंदर ले गई। चूँकि वो खुद एक डॉक्टर थी, उसने तुरंत जख्मों का इलाज करना शुरू कर दिया। सोफी की सावधानी पूर्वक देखभाल में आर्थर अंततः जाग गया। हालांकि जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे और भी गुस्से वाली बात पता चली कि बुढ़े काले आदमी ने उसके कुत्ते को मारने के लिए लोगों को भेजा था। इससे निस्संदेह उसकी नसें पूरी तरह से चढ़ गई। लेकिन आर्थर ने इसे जाहिर नहीं किया। उसे अब अच्छे से ठीक होना था और फिर सच्चाई का पता लगाना था। वो बुढ़े काले आदमी को भारी कीमत चुकाएगा। जल्द ही आर्थर का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। इस दौरान उसे पता चला कि उस समय मारा गया व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बल्कि उनके बगल में खड़ा आर्क बिशप था और आर्थर ने अगली योजना भी तय कर ली थी। वो चार्ली से सुराग ढूंढेगा। इस बीच चार्ली बहुत कष्ट झेल रहा था, क्योंकि पहले आर्थर ने उसे निहत्था कर दिया था और वो पूरी सुरक्षा का शर्मिंदा हो गया था। उस समय आर्थर की बातें याद करते हुए चार्ली को बाद में भी कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि आर्थर को उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने अपना सम्मान वापस पाने के लिए गुप्त रूप से जांच करने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से उसे वास्तव में सुराग मिल गए। पुलिस ने हत्या से पहले ही बैलिस्टिक जांच पूरी कर ली थी और इससे भी अजीब बात ये थी कि हत्या के समय आर्क बिशप राष्ट्रपति से बहुत दूर था और उनके पीछे के झंडे लगभग स्थिर थे। आर्थर के पिछले शूटिंग रिकॉर्ड के अनुसार वो गोली को इतना ज्यादा नहीं भटका सकता था। उसने ये बात अपने वरिष्ठों को बताई, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि वो ज्यादा दखल न दे, वरना उसे सच में पुलिस विभाग से निकाल दिया जाएगा। इससे चार्ली को अपनी आशंकाओं की और पुष्टि हुई। इसलिए वो उस समय के शूटिंग स्थल पर गया और उसे फिर से नए सुराग मिले। फर्श पर ड्रिल किए गए छोटे छेद थे। फिर उसने एक रूलर निकाला और नापना
शुरू कर दिया। उसे पता चला कि पहले यहाँ कुछ जरूर लगाया गया था। नाप के अनुसार चार्ली ने ऑनलाइन जांच करना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उसे और भी चौंकाने वाली बात पता चली कि राष्ट्रपति की हत्या एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम से की गई थी। उसे तुरंत सब कुछ समझ आ गया। ये आर्थर के खिलाफ एक चाल थी और दूसरी तरफ आर्थर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन शुरू करने से पहले उसे सोफी से थोड़ी मदद चाहिए थी। तो अगले दिन सोफी ने चार्ली को ढूंढ लिया। वो आर्थर द्वारा पहले खींचे गए चेसिस नंबर की तस्वीर लाई थी और कहा कि इससे मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सकता है। तो पुलिस स्टेशन लौटने के बाद चार्ली तुरंत गुप्त कमरे में गया और उन संख्याओं की जाँच करने लगा। उसे पता चला कि कार एक बहुत ही रहस्यमयी कंपनी की थी जिसका सेना में गहरा संबंध था। उसे नहीं पता था कि जैसे ही उसने जांच शुरू की थी, बुढ़े काले आदमी को खबर मिल गई थी। ये जानकर कि चार्ली जांच कर रहा था, बुढ़े काले आदमी ने तुरंत लोगों को भेजकर उसे पकड़ लिया। लुटेरों ने फिर से रिमोट कंट्रोल हथियार निकाले। वे चार्ली के आत्महत्या करने का झूठा नाटक करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही लुटेरे गोली चलाने वाले थे, दूसरा लुटेरा स्थिति देखकर तुरंत चार्ली के पीछे छिप गया। लेकिन फिर भी उसके सिर में गोली लग गई। गोली चलाने वाला व्यक्ति आर्थर था। ये सब उसने जानबूझकर डिजाइन किया था। जब से सोफी ने चार्ली को चेसिस नंबर दिया था, तब से वो उसका पीछा कर रहा था। बाद में दोनों सहमत हो गए और सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। फिर वे एक हवेली में आए। आर्थर को अभी भी एक व्यक्ति की मदद चाहिए थी। वो व्यक्ति कभी एक उत्कृष्ट हथियार निर्माता था और दुनिया के कई हत्यारों से उसका सामना हुआ था। बुजुर्ग से मिलने के बाद आर्थर ने सीधे अपना इरादा बताया। वो जानना चाहता था कि 2 मील दूर से एक गोली से कौन मार सकता है। बुजुर्ग ने कहा कि कभी 4 लोग इस स्तर तक पहुंच सकते थे। आर्थर के अलावा 3 और लोग थे, लेकिन अन्य 2 पहले ही मर चुके थे और बचा हुआ एक भी जीवित या मृत नहीं था। उस व्यक्ति को कभी दुश्मनों ने घेर लिया था। उन्होंने उसे बम से घर के नीचे दबा दिया था। आर्थर ने ये सुनकर तुरंत पुष्टि कर ली कि वो कौन था। शायद वो बुढ़े काले आदमी के बगल में विकलांग व्यक्ति था। उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था कि वो व्यक्ति हत्यारा था। हालांकि बुढ़े काले आदमी ने उसे छोड़ दिया था। उसने आर्थर को फंसाने के लिए हत्यारे विल का उपयोग करने का इरादा किया था और कार्रवाई को मूर्ख प्रूफ सुनिश्चित करने के लिए उसने सोफी के घर भी लोगों को भेजा था। और इस समय सोफी को ये सब नहीं पता था। वो अपनी सारी थकान दूर करके गर्म पानी से नहाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने अंदरूनी कपड़े लिए, उसे अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी। ये महसूस करते हुए कि कोई उसके घर में घुस आया है, सोफी तुरंत छिप गई। जल्द ही हत्यारा कमरे में आ गया। उसने दूसरे व्यक्ति को एक गोली से मार दिया और वह भी घबराकर डर गई। सोफी के ठीक होने से पहले गोलियों की आवाज फिर से गूंजी। लुटेरे 1 से ज्यादा थे। अंततः उसे पकड़ लिया गया। उसका अंजाम कल्पना की जा सकती है। और दूसरी तरफ चार्ली ने भी अपने दोस्त की मदद से हत्यारे का ठिकाना सफलतापूर्वक ढूंढ लिया था। फिर उसने और आर्थर ने अगली योजना की तैयारी शुरू कर दी।